आज हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे, जिसको धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भी कहते हैं। इसमें 4 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि भारत एक बहुधार्मिक देश है, अर्थात भारत में एक से अधिक धर्मों को मानने वाले नागरिक निवास करते हैं। इसलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता के मॉडल को अपनाया गया है। कौन से मॉडल को अपनाया गया है? धर्मनिरपेक्षता के मॉडल को अपनाया गया, जिसमें प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और यहाँ सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम अनुच्छेद 25 का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को अपने अंतःकरण, अपनी आत्मा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, स्वीकार करने या जिसको बोल सकते हैं अंगीकार करने और उसका अनुसरण करने, प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है और धार्मिक संस्थाओं में बिना किसी भेद के प्रवेश और पूजा अर्चना का अधिकार भी दिया गया है। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आपको पता है कि सिख धर्म के मानने वाले लोगों को कृपाण रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को, जिसके लिए वे संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और संस्थाओं का प्रबंधन कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए चल और अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं और इस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अनुच्छेद 27 की बात करेंगे। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 27, जो इसमें नहीं दे रखा है। तो अनुच्छेद 27 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि धार्मिक संपत्ति पर कर नहीं लगेगा। तो अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 27 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि धार्मिक संपत्ति पर कर का निषेध, धार्मिक संपत्ति पर कर नहीं लिया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 28 में प्रावधान किया गया है कि राज्य के संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। इसके साथ साथ ये प्रावधान भी किया गया है कि राज्य की संस्थाओं अर्थात सरकारी संस्थाओं के साथ साथ मान्यता प्राप्त गैर राजनीतिक संस्थाओं, विशेषकर से शिक्षण संस्थाओं में भी किसी भी नागरिक को या व्यक्ति को या छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि नैतिक शिक्षा अवश्य दी जा सकती है। यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। सांप्रदायिकता की यदि कोई व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए सांप्रदायिकता की नीति को बढ़ावा देता है या अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर दूसरे धर्म को निम्न मानता है या इस प्रकार के कोई विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत कुछ धर्म के बारे में बोलता है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ती है, तो व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो ये प्रतिबंधों के अधीन है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट मौलिक अधिकार की बात करते हैं वह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और 30, जिसमें इसको अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार से भी के संबंध में भी जाना जाता है। तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत प्रावधान किया गया जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि देश के सभी नागरिकों को संस्कृति व शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी नागरिकों अधिकार है और इसलिए प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है और इसके लिए शिक्षण संस्थाएं भी खोल सकते हैं
और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसी के अंतर्गत जब हम आगे बात करेंगे तो आएगा कि किसी भी इसमें शिक्षण संस्थाओं में किसी भी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देते समय सरकार जाति धर्म लिंग संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 की बात करते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके संचालन का अधिकार दिया गया है। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके संचालन संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये स्पेशल से अल्पसंख्यक वर्गों को है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के लिए अलग से शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है और उसमें सरकार के द्वारा सहायता प्रदान करते समय जाति धर्म इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, इसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आप किसकी ओर जाएंगे? अनुच्छेद 32 की ओर, क्योंकि इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है। 32 का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि कोई मुझसे इससे इस प्रकार पूछे कि यदि ऐसा कौन सा भाग है संविधान का या कौन सा अनुच्छेद है जैसे संविधान से निकाल दिया जाए तो संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 की ओर संकेत किया था कि यदि इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान से निकाल दिया जाए तो भारतीय संविधान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसमें स्पष्ट दे रखा शून्य प्राय हो जाएगा और इसीलिए संविधान के हृदय और आत्मा इस अनुच्छेद को कहा गया है। तो इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 13 से 32 तक जो 12 से जो 35 तक जिसको हम बोलेंगे टोटल 12 से 35 तक जिन मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया, यदि उनका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति संस्था न्यायपालिका की शरण ले सकती है और न्यायपालिका इन मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी गई है। अर्थात कह सकते हैं कि जितने भी मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए, यदि उनका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु तो न्यायपालिका की शरण ले सकता है। इसलिए इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार के लेख जारी करती हैं। कितने प्रकार के लेख जारी करती हैं? 5 प्रकार के लेख, जिसमें सबसे पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा दे रखा है परमादेश, तीसरा दे रखा है प्रतिषेध, चौथा दे रखा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार परीक्षा। 5वां कौन सा है? अधिकार परीक्षा। इसका आगे ही उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करेंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश में अर्थ है हेबियस कॉर्पस, जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्राप्त करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शरीर को प्राप्त करना। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जब जो व्यक्ति समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है।
तो उसकी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकता है। तो न्यायपालिका उस व्यक्ति की याचिका पर संबंधित अधिकारी को या ये निर्देश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित स्थान प्रयोजन के लिए न्यायालय में उपस्थित करें और उन्हें बंदी बनाए जाने के कारणों को बताएं। यानी इसमें जो आर्टिकल 22 में जो मैंने आपको बात बताई थी कि बंदी प्रत्यक्ष लेख में 3 बात शामिल होती है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और उसको बंदी किस कारण से बनाया गया है उस का कारण बताया जाए, और यदि समुचित कारण नहीं तो उसको तत्काल मुक्त करने की आज्ञा दी जाती है। इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका है उस व्यक्ति की याचिका पर जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा जिस व्यक्ति को लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे परमादेश की। परमादेश के माध्यम से न्यायपालिका किसी पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे इलेक्शन कमीशन की बात करें, चीफ इलेक्शन कमीशन, उनका काम है समय पर चुनाव कराना, लोकसभा के और विधानसभाओं के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके चुनाव कराना। यदि भारत का निर्वाचन आयोग समय पर इन पदाधिकारियों के चुनाव नहीं कराता है तो न्यायपालिका उनको अपने कर्तव्य के संपादन के लिए ये परमादेश लेख जारी कर सकती है। तो कुल मिला के बात ये कि परमादेश उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकती है जो कर्तव्यों का समुचित पालन नहीं कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको उसके बारे में भारत के चुनाव आयोग के बारे में बताया। उसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ मनाही करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिजन, ठीक है ना। तो प्रोहिबिजन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करती हैं। किस स्थिति में कि मान लीजिए छोटे जो अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसी मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं जो उनके क्षेत्राधिकार से क्या है, बाहर है, तो नीचे के न्यायालयों को उस अभियोग को सुनने से मना करने के लिए ऊपर की न्यायालय, इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा ये लेख जारी किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख जिसका शाब्दिक अर्थ है आपको दे रखा है, इसमें इंग्लिश में दे रखा है सेट्रियोरारी, जिसका शाब्दिक अर्थ है और अधिक सूचित करना या ऊपर की ओर प्रेषित करना। ये भी ऊपर के न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। इसमें दे रखा है किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए लेख जारी किया जाता है। कि मान लीजिए निम्न न्यायालय कोई अभियोग सुन रही है तो ऊपर की न्यायालय इस लेख के माध्यम से, कौन से लेख के माध्यम से, उत्प्रेषण लेख के माध्यम से किसी भी अभियोग को अपने यहाँ सुनवाई के लिए मंगवा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की बात करते हैं। इसमें ही अब जो पांचवी जो लेख है, पांचवें लेख में हम बात करेंगे अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं क्यू वारंटो, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है तुम्हें क्या हक है। तो ये लेख न्यायालय द्वारा जब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करे और उसे आदेश जारी किया जाता है कि वे किस आधार पर इस पद पर काम कर रहा है। अर्थात जिसको हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किस गैर कानूनी ढंग से किसी पद को प्राप्त कर लेता है तो उस पदाधिकारी को या उस व्यक्ति को उस पद से वंचित करने के लिए ये लेख जारी किया जाता है। उसको डायरेक्ट वंचित नहीं किया जाता, उससे पहले पूछा जाता है कि भाई किस आधार पर काम कर रहे हो। यदि वे संतोषजनक, पूछा जाता है इस पद पर काम कर रहे हो किस हक से कर रहे हो। यदि वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है तो उसके जो पद को रिक्त घोषित कर देती है सरकार या न्यायपालिका। कौन रिक्त घोषित करती है? न्यायपालिका उसको रिक्त घोषित कर देती है उस पद को और अधिकारी को उस पद से बर्खास्त कर देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्च न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार के लेख जारी करती हैं या कर सकती हैं। उसके बाद हम
मूल अधिकारों के मूल्यांकन की बात करेंगे। मूल अधिकारों की बात जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि इनकी क्या आलोचना की जा सकती है। तो सबसे पहले आलोचना दे रखी इसमें, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, अत्यधिक प्रतिबंध लगाए। तो अत्यधिक प्रतिबंध लगाने से ऐसा महसूस होता है कि एक हाथ से मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए और प्रतिबंधों के माध्यम से वापस ले लिए गए हैं। इस प्रकार इसकी पहली आलोचना है कि मौलिक अधिकारों पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाए गए जो उचित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक हाथ से मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए और प्रतिबंधों के माध्यम से वापस ले लिए गए हैं। उसके बाद दूसरा जो आलोचना इम्पोर्टेंट है वे कि शांति काल में भी मौलिक अधिकारों को स्थगन किया जाना उचित नहीं है। भाई आपातकाल में तो देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, किंतु निवारक नज़रबंदी अधिनियम के माध्यम से ये व्यवस्था की गई है कि सामान्य काल में भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। इसलिए हरि विष्णु कामत ने कहा था इसके बारे में, किसके, निवारक नज़रबंदी अधिनियम के माध्यम से कहा था कि इन व्यवस्थाओं से हम तानाशाही राज्य की ओर या पुलिस राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए मौलिक अधिकारों का सामान्य काल में भी स्थगन करना किसके माध्यम से, निवारक नज़रबंदी अधिनियम के माध्यम से, ये उचित नहीं है। उसके बाद इसमें बहुत सारी आलोचना दे रखी है, उसमें हम नेक्स्ट आलोचना के देखेंगे कि मूल अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष संरक्षण की प्रावधान की, यानी विशेष संरक्षण मतलब उनको आरक्षण दिया गया है, किंतु इसका प्रयोग वोटों की राजनीति के लिए किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मौलिक अधिकारों का प्रयोग वोटों की राजनीति के लिए किया जाता है, जबकि इसका उद्देश्य था नागरिकों के सर्वांगीण विकास करना। उसके बाद हम जो अगली आलोचना की बात करेंगे, तो अगली आलोचना में हम बात करेंगे कि शोषण का विरुद्ध अधिकार का व्यवहारिक रूप में, यानी इस शोषण के विरुद्ध जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है उसके माध्यम से व्यवहारिक रूप से नागरिकों के शोषण को नहीं रोका जा सका है। आज भी स्त्रियों, बच्चों और गरीब कामगारों के हितों की रक्षा के लिए जो ये मौलिक अधिकार बनाया गया था, इससे उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है। आज भी 14 वर्ष से कम उम्र के बालक, आपको पता है, होटलों में काम करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर काम करते हैं, बाल श्रम जो सरासर उल्लंघन है। किंतु ये अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी के कारण हो सका है और व्यवहारिक रूप से इसको नहीं रोका जा सकता। किसको नहीं रोका जा सका है? व्यवहारिक रूप से शोषण के विरुद्ध अधिकार को नहीं रोका जा सका है, शोषण के अधिकार को नहीं रोका जा सका है। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे, यद्यपि मौलिक अधिकारों रक्षा के लिए व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकता है, किंतु न्यायपालिका की प्रक्रिया इतनी लंबी है, जटिल है, खर्चीली है कि नागरिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को सहन कर लेता है, यानी पीड़ा को सहन कर लेता है, किंतु न्यायपालिका का दरवाज़ा नहीं खटखटाता है। ये व्यवहारिक रूप से इसकी आलोचना की जा सकती है। किंतु उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद कहा जा सकता है, कि यानी इतने मौलिक अधिकारों का इतना हमने आलोचना की, उसके बावजूद भी कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों का महत्व इससे कम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की सुरक्षा से अधिक मूल्यवान है। पहले राष्ट्र सुरक्षित होना चाहिए, अगर राष्ट्र सुरक्षित होगा तो व्यक्ति अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। और मूल अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है, अतिक्रमण किया जाता है, उसकी परिस्थिति भी क्या होती है? अल्पकालिक होती है। इसलिए निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार के माध्यम से नागरिकों के सर्वांगीण विकास होता है, नागरिकों का सर्वांगीण विकास होता है।